चलिए शुरू करते हैं। हमने पुली पढ़ ली थी, पुली वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑन फिक्स पुली हम पढ़ रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए। इसमें भी आपको इक्वेशंस बनानी है, फिर सॉल्व तो हो ही जाएंगी। सॉल्व करने के लिए आपको आज मैंने कुछ भेजा है, देखा क्या तुमने ग्रुप पे? उसमें क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज करने के लिए, है ना। उसमें खूब सारे क्वेश्चन है टॉर्क निकालने के, फिर खूब सारे हैं उस पे इक्विलिब्रियम वाले, फिर रोटेशन वाले, सभी के हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक भी डाला हुआ है ऊपर, तो आप कर लो। तो डिस्क है, दो पुली है, मास m है, रेडियस r1 है, मास m है, रेडियस r2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, पुली का मास m है, दोनों पुली का मास। ठीक है, m2 को बड़ा मान लेते हैं, m2 बड़ा है। अब बताओ, रिलीज कर दिया सिस्टम तो क्या होएगा? m1 ऊपर जाएगा, m2 नीचे जाएगा, और ये पुली भी घूमेंगी। तो कितने अननोन आ गए इसमें, जरा बता, बताओ। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। मान लो ए से दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, क्योंकि एक ही रस्सी है। ये घूमेगा मान लो अल्फा 1 से, ये घूमेगा मान लो अल्फा 2 से, दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। उसके अलावा इस रस्सी में टेंशन मान लो T1, इसमें T2 और इसमें T3। तो टोटल हो गई 6 अननोन। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो इक्वेशंस भी कितनी बनेंगी? 6। कैसे बनेंगी? ये ट्रांसलेशनल की एक इक्वेशन एफ नेट बराबर एम है, एक इस पे एफ नेट बराबर एम है। ये घूम रहे हैं दोनों, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा। उसके अलावा दो और कौन सी? इसकी नो स्लिपिंग की कंडीशन इस पुली पर, और इस पुली पर नो स्लिपिंग की कंडीशन। टोटल कितनी इक्वेशन हो गई? 6। बनाओ फटाक से। तो सबसे पहले इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं ना। एक्सलेशन ऊपर है, तो ऊपर टेंशन T1, नीचे M1G बराबर M1A। एक इक्वेशन इसके लिए है। इसमें एक्सलेशन नीचे है, इसलिए M2G माइनस T3 M2A। तो अब इसकी यही बना रहे डायरेक्ट, है ना। अल्फा ऐसे है, तो T2 का टॉर्क प्लस में, T1 का टॉर्क माइनस में। तो अगर R कॉमन ले ले तो बनेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M R1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1। इस पे आ जाते हैं, अल्फा ऐसा है तो T3 का टॉर्क प्लस में, T2 का माइनस। T3 माइनस T2 M R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 2। 4 बन गई। अब एक इसके लिए तो सिंपल ही दिख रहा है, अगर ये ए से ऊपर जा रही, रस्सी ए से ऊपर जा रही है, और ये अल्फा वन R1 से ऊपर जा रही है, तो चाहो तो चलो बना ही देता हूँ। A1 नहीं सॉरी, A इज इक्वल टू अल्फा 1 R1, और इसके लिए ए से नीचे जा रही रस्सी, और ये अल्फा 2 R2 से। ए इज इक्वल टू अल्फा 2 R2। बस बन गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इनको सॉल्व करना है। लेकिन वो खैर मास बहुत गंदे दिए मैंने, M1 M2 R1 R2, तो इसको सॉल्व मत करना, इसको तो बस इक्वेशन बना लो, ठीक है। जब सॉल्व करने को बोलेंगे तो कुछ तो अच्छा देंगे, जैसे मास M M 2M 2M, मतलब M के टर्म में दे दिए तो कट गए, रेडियस R R, ऐसा कुछ अच्छा दे देंगे। या वैल्यू ही दे दी तो मजा ही आ जाएगा कि मास दे दिया 2 kg 4 kg। तो अभी तो इक्वेशन बनाने पे ध्यान दो, अगला सवाल करते हैं। बन गई इक्वेशन? किसी को डाउट है इक्वेशन में? बस खत्म ही है पुली, बस हो गया। एक और करा देता हूँ, फिर हम एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सीख लो बस, मतलब कुछ भी नहीं है, है ना, आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे R1 आएगा और यहाँ पे R2 आएगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी ये मास सपोर्ट किया हुआ है हमने, और इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये मास नीचे आता जाएगा, ये पुली घूमते जाएगी। तो ये पूछा गया आपसे कि जब ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे जस्ट पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो
क्वेश्चन लिख लीजिए, ब्लॉक इज रिलीज्ड, देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। फाइनल आंसर फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो पूछा तो बस इतना है कि ये जब नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लेकिन करना क्या क्या पड़ेगा। जैसे इसको रिलीज किया, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और रस्सी में कोई टेंशन आ जाएगी। हमें हमारा सारा फोकस है ए निकाल लेते, ए निकल गया, उसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा ए अगर कांस्टेंट आया तो, जो कि आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहां से लेके यहां तक, बस, है ना। तो बनाते हैं इक्वेशन, जैसे इसका ए नीचे माने तो एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी बराबर एम ए फर्स्ट हो गई। इसको कौन, टेंशन नहीं लग रही, बस नीचे टेंशन का टॉर्क आ जाएगा, आर टी इज इक्वल टू, डिस्क हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, कुछ तो गया। चलो तुमने सॉल्व कर ही लिया होगा, ए कितना आया। अच्छा एक इक्वेशन और लगेगी, ए बराबर अल्फा, तीन इक्वेशन बनी, इनको सॉल्व करके ए आएगा, कुछ क्या है, 2g/3, 2g/3 आएगा इनको सॉल्व करके। आगे एक्सेलरेशन, अब आगे क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियल जीरो है, टू टू हो गया, नीचे की डायरेक्शन में ए और एच, तो वी बराबर अंडर रूट ऑफ 4gh/। सही, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सवाल, बोलो बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या, नहीं। एक तरीके से और कर सकते हैं, सोचो, या कोई सोच रहा हो तो बताओ कि सर वैसे, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन से, वेरी गुड, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना, पहले तो क्यों लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं अकेले मास के लिए लगाऊंगा तो नहीं लगा सकता, क्योंकि टेंशन लगेगा, टेंशन का वर्क डन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए लगाऊंगा तो टेंशन का वर्क डन जीरो, और कोई और नॉन कंजर्वेटिव है नहीं फोर्स जिस वर्क डन करने वाला, तो अपना एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वर्क डन सिर्फ कौन करेगा, ग्रेविटी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, और सिस्टम में क्या है, ब्लॉक प्लस पुली। अगर मैं अकेला ब्लॉक ले लूं, अकेला ब्लॉक, बोले सर आप ऐसे सोचो कि ब्लॉक की ही तो वेलोसिटी चाहिए फाइनल, तो बस ब्लॉक को ही सिस्टम मान लो, तो एक गड़बड़ हो जाएगी। पहली बात तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, और दूसरी बात ये कि सर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं तो मत लगाओ, वर्क इन थ्योरम लगा लो, वो तो लग जाएगी, पर इसमें कौन कौन वर्क डन करेगा, एम जी एंड टेंशन। तो पहले टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा, और टेंशन फोर्स कैसा आएगा, ऐसे, ये तीन इक्वेशन बनी, फिर सॉल्व होगा तो यहाँ से ए की वैल्यू को आप जब यहाँ रखोगे तो टेंशन आएगा, मतलब ये सॉल्व करना पड़ा, इक्वेशंस बनानी पड़ी, फिर इक्वेशन बनानी पड़ी गई तो फिर मैं एनर्जी थ्योरम क्यों लगाऊंगा, फिर तो यही आंसर हो जाएगा। इसी यही तो नहीं लगा ना, समझ गए। तो मैं अगर दोनों को सिस्टम ले लूंगा तो टेंशन की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी। चाहिए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आ गया आपको। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सर सब कुछ डिपेंड करता है रेफरेंस लाइन पे, आप रेफरेंस लाइन ले ले लो, ये तो अपनी जगह पे घूमेगा, इसकी तो हाइट चेंज होने वाली नहीं है, इसकी रेफरेंस ले लो यहीं पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तो दो जीरो लिखते ही 50% खत्म। अब आती काइनेटिक एनर्जी, आपको ब्लॉक की भी लिखनी पड़ेगी और पुली की भी लिखनी पड़ेगी, तो ब्लॉक की क्या होगी, हाफ, फाइनल वाली है ना, जब ये पहुंचने वाला होगा, तो जब ये पहुंचने वाला होगा तब इसकी वेलोसिटी v है, और उस वक्त इसके पास भी तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसके पास मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा, तो इसकी भी लिखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी तो पूरे सिस्टम की लिखनी पड़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो रेफरेंस से कितना नीचे चला गया, h, तो माइनस एम जी। बोले सर पुली, पुली तो कहीं नहीं गई, वहीं की वहीं है ना, पुली का सेंटर मास पहले भी यही था, पुली का सेंटर मास बाद में भी यही है, पुली का कोई
रेफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। यही आंसर है। एक बार इसको सॉल्व करो, लेकिन सिर्फ सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ तो दो दो नोड आ रहे हैं, वी भी आ रहा है और ओमेगा भी आ रहा है। तो नो स्लिपिंग की कंडीशन तो इसके लिए भी लगेगी ना। क्या लगेगी? v बराबर ओमेगा। यहाँ v किसकी वेलोसिटी है? ब्लॉक की। और ओमेगा किसकी वेलोसिटी? पुली की। ऐसा। और आई तो आप रख ही लोगे mr²/2। एक बार इसको सॉल्व करो और फाइनल आंसर निकालो। देखो v वही आ रहा है क्या? आई की वैल्यू क्या रखी? आई रखना है आपको mr²/2 रखना है। सॉल्व करेंगे ना तो v बराबर यही आएगा, √4gh/3। एक और करा रहा हूं जो कि मैंने करा दिया है, लेकिन अभी मैं इसमें सेकंड मेथड भी आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले तो फर्स्ट मेथड से आप फिर से करके दिखाओ, देखिए कौन कौन करके दिखा रहा है। मास m लेंथ l की रॉड है जिसको रिलीज कर दिया है, रिलीज्ड। और ये ब्लॉक रोटेट होते 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 कुछ एंगल रोटेट हो गई है। कितना एंगल रोटेट हो गई है वो मैं दे देता हूं, और आपको बताना है फिर कि इसकी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। कितना एंगल रोटेट हो गई है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखिए कि रॉड इज रिलीज्ड, देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट सिचुएशन बी। ये सिचुएशन यहां से 30 डिग्री पर। ठीक है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट सिचुएशन बी। रॉड इज रिलीज्ड। चलिए, तो आप सभी ने कर लिया, वेरी गुड। हम इसमें लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? अगर मैं इसी लाइन को रेफरेंस मान लेता हूं तो जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यू। फाइनल क्या लिखेंगे देखेंगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, वो घूम के ऐसा यहाँ आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया? इतना नीचे आ गया। ये हाइट दिख रही है? ये हाइट निकालनी है आपको। ये हाइट कैसे निकालेंगे? ये लेंथ कितनी होगी? l/2। l/2 cos 30, l/2 sin 30। l/2 sin 30 कितना हो जाएगा? l/4 हो जाएगा। तो आप लिखोगे -mg l/4। और जल्दी से सॉल्व करके ओमेगा बताओ कितना आया ओमेगा? क्या? √3g/2 है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन को हो गया। अब आपको एक देखो, याद करो जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीखा था, तब आपसे मैं पूछता था बताओ क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है कि वर्किंग थ्योरम लगाना है। तो आप बोल रहे वर्किंग थ्योरम लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन में दिक्कत आ मतलब अजीब सा लगता है। अरे हाँ कि ना। मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन से करा दिया सवाल, लेकिन मैं कहूँ या आप कहो कि सर इसको वर्किंग थ्योरम से कैसे करेंगे, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करने के लिए क्या करेंगे, कैसे, देखो इधर। तो पहले तो ये नोट कर लो, या कर ही लिया आपने? कर लिया ना। तो सबसे पहले वर्क एंड थ्योरम से करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें वर्क डन लिखना आना चाहिए। तो फोर्स का तो वर्क डन लिखना आता है, पर अब टॉर्क का वर्क डन लिखना रहेगा। जो टॉर्क इसको घुमा रहा है उस टॉर्क का वर्क डन है ना। तो याद करो, फोर्स का वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ/डी/एक्स। यही होता है। ये तो लीनियर के लिए हो गया, फोर्स के लिए हो गया। टॉर्क का वर्क डन हो जाएगा, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, dx की जगह डी थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू डी थीटा। ये वर्क डन हो जाएगा टॉर्क का। ठीक। जब आप यहाँ पे वर्क इन थ्योरम लगाओगे तो वर्क इन थ्योरम तो वही लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क, वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपको टॉर्क लिखना, सॉरी वर्क डन लिखना पड़ेगा। दो फोर्स लगेंगे इस रॉड पे, एक तो
हाँ, तो mg के टॉर्क का वर्क डन बाय टॉर्क ऑफ mg प्लस वर्क डन बाय टॉर्क ऑफ हाँ इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के रिजिड बॉडी के टॉर्क का वर्क डन 0, ठीक है, क्योंकि उसका टॉर्क ही नहीं आया था। हिंज के अबाउट टॉर्क ही नहीं है उसका। mg के बारे में सोचते हैं, हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा, ये लिखना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले टॉर्क लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क लिखना पड़ेगा, और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोले सर इंटीग्रेट क्यों, वो भी तो कर सकते हैं, वो आप करते थे ना, फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो फोर्स बाहर आ गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट आगे जाए टॉर्क तो आपको ये सोचना है कि यहां से यहां तक में क्या mg का टॉर्क कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो ऐसा करते हैं ना, mg का टॉर्क लिख के देख लेते हैं, देखते हैं कि वो इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अपन एक जनरल सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए रॉड यहाँ पे आ गई और ये कोई एंगल थीटा है। इस थीटा एंगल पर हिंज के अबाउट टॉर्क लिख के दिखा mg का। तो mg कैसे लगेगा, नीचे लगेगा। ये लेंथ कितनी रहेगी, r/2। तो बताओ इस थीटा से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना। आपको लिखना है टॉर्क ऑफ mg। तो कैसे लिखते हैं टॉर्क, आर एफ परपेंडिकुलर, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिएगा। तो कैसे आएगा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा mg cos थीटा। तो टॉर्क क्या आएगा, L/2 mg cos। तो क्या थीटा से थीटा चेंज होने पर टॉर्क चेंज हो रहा है mg का। तो मतलब रॉड जब यहां से यहां आई है तो क्या टॉर्क वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में, कांस्टेंट होता तो मैं टॉर्क को इंटीग्रेशन के बाहर निकालता और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डेल्टा थीटा लिखता और टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा कर देता। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर टॉर्क क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। यहाँ नहीं आ रहा, थीटा पे वेरिएबल आ रहा है। अरे आ रहा है क्या, सही है यहाँ तक कि नहीं है, ठीक है, बोलो। अब वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डालते हैं मतलब वर्क डन की वैल्यू डाल देते हैं टॉर्क की। तो मैं वर्क डन की वैल्यू यहाँ साइड में निकालता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क कितना है, L/2 mg cos थीटा डी थीटा। कांस्टेंट हम बाहर निकाल दिया, mg L/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट क्या होगी, कहां से कहां तक जाना है अपन को, 0 से 30 को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। 6 बोलते हैं ना, तो वो तो रेडियन में डालते हैं वहां वैल्यू। अब बताइए, चाहो तो डिग्री में डाल दो वैसे। mg/L/2 यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा, और लिमिट क्या रहेगी, 0 से π/6, मतलब 0 से 30 डिग्री। देखो वही बन रहा है टर्म कहीं ना कहीं। आप जब देखोगे ना वर्क डन तो क्या लिखोगे, mg/L/2 साइन 30 1/2, 1/2 माइनस 0, तो कितना बन रहा है, 1/2। और आप अगर देखोगे तो इधर की टर्म देखो वही बन गई वापस से। लिखो यहाँ पे वर्क डन। अच्छा हाँ, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे पता लगाओगे, जिधर टॉर्क लग रहा है mg का क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव। भाई mg का टॉर्क जब छोड़ेंगे तो नीचे लगेगा, और रॉड भी किधर आ रही है, नीचे। मतलब टॉर्क ने वर्क डन कैसा किया, पॉजिटिव वर्क डन। और यहाँ से पॉजिटिव आगे जब हमने वैल्यू डाली, लिमिट डाली, तो यहाँ लिखूंगा mg/L/4। ये तो टॉर्क का वर्क डन हो गया, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूंगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल क्या लिखूंगा, 0। आप देखोगे आंसर वही की वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो ये कितना आ रहा था वहां ओमेगा, 3g/12, और यहाँ से भी कितना रहा, 3g/12। ये कैसे किया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्यों करवाया आपको ऐसे, वर्क डन निकालना सिखाने के लिए। वर्क डन किसका, टॉर्क ने कितना काम किया। तो इसको आप मतलब स्टार लगा लो इसमें, थोड़ा मतलब क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी है, थ्योरी के लिए कराया मेनली इक्वेशन, ठीक है क्या। अरे बोलो, नहीं तो
फिर एक चीज को नोट डाल के लिख लो, वर्क पावर एनर्जी में एक ही चीज बचती है, फिर पावर। वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, क्या बचा? पावर। तो पावर क्या लिखते हैं अपन? पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पावर ऑफ टॉर्क। टॉर्क की पावर निकालना चाह रहे हैं अपन यहाँ, तो फोर्स की पावर निकालिए, अब टॉर्क की पावर। फोर्स की जगह टॉर्क, ओमेगा वेक्टर। ये टॉर्क से कितनी पावर जनरेट होगी वही हो रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है इन डॉट ओमेगा वेक्टर। ठीक है। और इसी के साथ हम कहां तक खत्म कर चुके हैं? फिजिक्स, एनएलएम हो गया और वर्क पावर एनर्जी हो गई। अब स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ। तो सेंटर मास में कैलकुलेशन वैल्कुलेशन थोड़ी सीखी, सेंटर मास में तो सीख ली। हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम। हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम। अब आपके जीवन में आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। लिखो, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम की लिखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास। ठीक है, या डिस्क्रीट मास जो भी है। और इधर देखिए कि मान लो ये एक पार्टिकल है मास एम का, और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये एक पॉइंट है ओ। हमसे कहा गया है या हम चाहते हैं कि इस पॉइंट मास का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना। ये है पार्टिकल, इसको बोल देते हैं अपन पी, पॉइंट पी है ना। लेकिन पी में एक गड़बड़ आएगा कि पी का मतलब मोमेंटम खुद होता है, लीनियर मोमेंटम। चलो बताता हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले टॉर्क को याद रखें। टॉर्क कैसा कैसा था? एक ओपी वेक्टर, एफ वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ कर दे रहे थे और टॉर्क आ जाना था। सेम एंगुलर मोमेंटम भी वही है। एंगुलर मोमेंटम एल ओ मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जैसे टॉर्क बराबर क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पे पी का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है क्या? आर क्रॉस पी। आर क्या है? आर वही पोजीशन वेक्टर, कहां से कहां तक है पोजीशन, मतलब पोजीशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, ओ से लेके उस पार्टिकल तक। अब इस पार्टिकल को पी बोल दो क्योंकि टॉर्क में भी पी बोला था। बाकी ये पी पॉइंट पी है और ये पी लीनियर मोमेंटम पी है। ठीक है क्या? तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा अपना? वही ओपी। जैसे ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ओ से पी तक के वेक्टर को हम कहेंगे आर वेक्टर। ये है आर वेक्टर, और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। और मान लो इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा, ये थीटा हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या लिख सकते हैं इसको? आर को आर लिख दिया। पी क्या होता है? एम बी वेक्टर। एम स्केलर है, बाहर पटको इसको। ये बन गया आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये आपके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास का फॉर्मूला। एल अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू एम, एम मास है पॉइंट मास का, आर क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमने टॉर्क में इसके चार वेरिएशन किए थे, चार तरीके से इसको याद किया था, समझा था, वैसे इसको भी कर लेंगे। सेम वही चार एज इट इज। कौन कौन से? फर्स्ट में तो आ जाएगा एल वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दूसरे में आ जाएगा मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ बी साइन थीटा। या थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा?
एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, पर ये किसी काम नहीं आएगा क्योंकि आर वी साइन थीटा में जरूरी नहीं हमेशा साइन थीटा है। तो हम क्या याद रखेंगे, उसके लिए डायग्राम बनाता हूं एक। ये ओ है, ये पार्टिकल है, मास एम जो कि इधर जा रहा है, अरे हाँ कि ना, और ये आपका एंगल थीटा हो गया, और ये आपका आर वेक्टर हो गया। क्या करते हैं अपन, वी के कंपोनेंट, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, ये आ गया परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर कितना आ गया, वी साइन थीटा। तो एल ओ यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वी परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही डायरेक्शन आर क्रॉस वी, या तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका या दूसरा एक्सियल वेक्टर। आपको अच्छा लगता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालें, आर इधर है, वी इधर है, आर क्रॉस वी, अंगूठा किधर आया, अंदर आया। या दूसरा तरीका अपना वही, एक हाइपोथेटिकल रॉड मान के, रॉड क्या मानते हैं अपन बेसिकली, आर वेक्टर ही तो रॉड होती है। अगर आर वेक्टर ऐसी है, वेलोसिटी ऐसे लग रही है, इसके अबाउट रॉड कैसी घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाया तो अंगूठा अंदर आया। सेम ही है ना, टॉर्क जैसे, अबे टॉर्क तो नहीं पढ़ रहे नहीं अपन, नहीं नहीं, एंगुलर मोमेंटम है ये तो, अरे हाँ कि ना। बस जहां जहां एफ लिखा था यहाँ पे एफ की जगह पी आ गया, बस तो पी का मतलब होता है एम बी। अरे हाँ, चौथा वेरिएशन क्या बचा, चौथा वेरिएशन क्या बचा, हाँ ये पार्टिकल, ये वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, आर वेक्टर क्या है, आर तो ये है, दिख रहा है यहां से यहां तक आर। इसमें क्या करते हैं बताओ, फोर्थ वाले में क्या करते हैं, आर परपेंडिकुलर, इसका एक्सटेंशन करते हैं लाइन ऑफ फोर्स का, यहाँ पे हो जाएगा लाइन ऑफ मोशन का। वेलोसिटी को थोड़ा खींच दो, खींच दो मतलब उसका लाइन को खींच दो, और जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर। तो ये आपका आ जाएगा आर परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, आर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका आर साइन थीटा। सही। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एम, मैं एम लिखना भूल गया यहाँ पे, एम आर परपेंडिकुलर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा। कौन कौन से काम मिलेंगे ज्यादा, जो लग जाएगा, जो हमको सवाल देख के समझ में आ जाएगा कि इससे निकल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, निकाल देंगे। जिनने टॉर्क की बढ़िया प्रैक्टिस की है उनके लिए कुछ नहीं है, कि वही तो वही है, अरे हाँ कि ना। और जिन्होंने सोचा था कि यार टॉर्क इसे छोड़ देते हैं, ये फिर आ गया, अभी ये फिर आएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे भी वो दो नोट लिखाए थे ना इसके बाद कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज जीरो व्हेन, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विल बी जीरो व्हेन, ऐसा करके लिखाया था। तो यहाँ पे भी होगा एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो व्हेन, दो तीन केस, क्या क्या यहाँ पे तो देखो, तीन चीजें ना, चार चीजें, यहाँ तो एम भी है, आर भी है, वी भी है, साइन थीटा भी है। मास तो कभी किसी पार्टिकल का जीरो हो ही नहीं सकता, अरे मास तो होएगा ही ना। हाँ अब हम मान लेते हैं कि बहुत कम मास है, निग्लिजिबल मास है, मास लेस है, तो फिर तो खत्म ही हो गया, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखने की जरूरत। या तो वेलोसिटी जीरो चल ही नहीं रहा होगा, वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो होएगा ही होएगा। आर जीरो होने का क्या मतलब है कि उसी पॉइंट के अबाउट, जैसे ये पार्टिकल है, ये वेलोसिटी है, आपसे बोल दिया जाए कि इस पॉइंट के अबाउट, इस पार्टिकल के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो जीरो आएगा। और थीटा जीरो होने का क्या मतलब है, आर वेक्टर और वी वेक्टर पैरेलल हो जाए, समझ में आ रही बात? उन सभी केसेस में एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा। तो करते हैं सवाल फिर, लिखिए फाइंड, क्वेश्चन नंबर 50 लिखिए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, find angular momentum of particle about origin, find angular momentum about origin when it moves from, it
मूव्स फ्रॉम, और फिर ये डायग्राम बना लो, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो कोई पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, पहले ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए, और ये लाइन यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए बी दे रखी है। तो क्वेश्चन पूरा लिख लो, क्या लिखा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम। अब फर्स्ट सवाल है, इट मूव्स फ्रॉम, डायग्राम बना के फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब ये ए से बी मूव कर रहा है, जब ये ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तब इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या होगा, ऐसा सवाल आया समझ। पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, तब ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। कुल मिला के आपके पास ये 4 वेरिएशन है, उनमें से कुछ एक ढूंढना है कि क्या लगा सकते हैं। तो बताइए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या होगा जब पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है। सोचो सोचो जल्दी से। 0, इसका आर वेक्टर क्या होगा, ओ से पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन, ओ से, तो ये आर वेक्टर हो गया, और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, तो आर वेक्टर भी उधर, वेलोसिटी वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0। अरे हाँ ना, ये आप ऐसे देख लो, वेलोसिटी को मैं एक्सटेंड करूंगा तो ओ से ही पास हो जाएगी, तो आर परपेंडिकुलर 0 आ जाएगा, कुल मिला के 0 यार, इतना भी क्या। अरे हाँ कि ना। सेकेंड क्वेश्चन है, जब ये पार्टिकल बी से सी पे मूव कर रहा है, बी से सी पे आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, मास m है, स्पीड इसकी v है, v फॉर ये वाला, हाँ हाँ, बताइए अब ये करूंगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कर। भाई साहब एकदम टॉर्क जैसे सोचो, टॉर्क की प्रैक्टिस करिए आपने, उसके जैसे सोचो। नहीं समझ पड़ रहा, इधर देखो, मैं ऐसे करता हूं, पार्टिकल कैसा बी से सी आ रहा है, तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होगी, अरे हाँ कि ना, मैं क्या वेलोसिटी को एक्सटेंड कर लूं और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए, आर परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, स्पीड v हो जाएगी। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, m आर परपेंडिकुलर इंटू v का मैग्नीट्यूड, मास की जगह मास, आर परपेंडिकुलर जाएगा a, और v का मैग्नीट्यूड v ही है। रही बात डायरेक्शन की, सेम आर वेक्टर, आर वेक्टर आपकी रॉड, अरे हाँ ना, सीधे हाथ से आर वेक्टर आपकी रॉड, और वेलोसिटी नीचे, तो रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे ही है, ओके ऐसे घूमेगी ना यार, तो माइनस के क्या आंसर होगा। क्या बताओ, सिंपल है कि नहीं, टॉर्क जैसा ही है ना, सिंपल कठिन जो भी है, पर टॉर्क जैसा है, ये पक्की बात है ना। चलो थर्ड, सी से ए में बता दो अब जल्दी से, और इसमें सही बता देना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब पार्टिकल जा रहा है सी से ए की तरफ, कितना आएगा बताओ। हाँ, जब पार्टिकल जा रहा है सी से ए की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी को जब एक्सटेंड करेंगे और जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, v हो जाएगा। तो वापस से फोर्थ वेरिएशन में लगा रहा हूं, m v, m b v, डायरेक्शन देखिए जरा, डायरेक्शन देखना सीख जाओ यार, बाकी सब तो तुम सीख जाओगे। इसमें रॉड क्या हो जाएगी, आर होती है रॉड कुल मिला के, वो हाइपोथेटिकल रॉड, कोई कोई रॉड नहीं लगी हुई यहाँ पे, और वेलोसिटी कैसी ऐसी, तो रॉड कैसी घूमेगी, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बस पॉजिटिव, बस लिख लो और करो। Find angular momentum of the particle about point of projection. Find angular momentum of the particle about point of projection when it is at its maximum height.
क्या यही की यही सवाल टॉर्क में भी कराया था? जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे हो तो टॉर्क निकालो। अब हम बोल रहे हैं जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे तो एंगुलर मोमेंटम निकालो अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। करो। क्या कहा है जब पार्टिकल अपने हाई, किसी ने फाइंड किया क्या? जब पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v cos थीटा। यहाँ पे हमें वेलोसिटी की जरूरत है। जब टॉर्क निकाला था तो फोर्स देखा था, ऑब्वियस बात। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं। जब पार्टिकल ऐसे उड़ते हुए जा रहा है और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसकी वेलोसिटी है v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल इसका मास m है, पॉइंट ओ यहाँ है जिसके अबाउट इस पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एक तरीका तो यहाँ से यहाँ तक खींच के एक आर वेक्टर फाइंड करो, आर वेक्टर निकालने में ही पसीने आ जाएंगे। क्यों? मतलब फालतू की दिक्कत है ना, पहले आर बाई टू और ये फिर वो वेक्टर लिखोगे और वो लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। उससे अच्छा फोर्थ वेरिएशन, स्पीड को पीछे ले आओ। ले आओ मतलब उसकी लाइन को एक्सटेंड करो, वेलोसिटी यहाँ नहीं आ गई है, लाइन एक्सटेंड हुई और यहाँ से क्या डाल दिया एक परपेंडिकुलर, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, एच मैक्स के बराबर आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हो जाएगा मास इंटू आर परपेंडिकुलर, जो कि एच मैक्स होगा इंटू वी कॉस थीटा। एच मैक्स कितना होगा वो आपको पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डायरेक्शन बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये जो आर वेक्टर होता है वही रॉड अज्यूम करके वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसको घुमा दो। क्या आया? आउटवर्ड, इनवर्ड आया है ना। क्रॉस, क्रॉस मतलब एरो अंदर जा रहा है, या इसको लिख सकते हैं माइनस एक है। जब एक्स वाई एक्सिस डिफाइन नहीं होती है तो हम जेड एक्सिस भी नहीं बोल सकते, तो उस केस में डायरेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड दी जाती है अगर हमें जेड एक्सिस का यूज करना पड़ा तो। इसलिए वो ऐसे लिखा मैंने, तरीके हैं लिखने के और कुछ खास बात नहीं। हो गया था ये। तो अभी हम पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास, बेसिक फंडामेंटल। अब इन पॉइंट मास से मिल मिल के बड़ी सी रिजिड बॉडी बनाएंगे और उस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे एक छोटे से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, चाहे वो कुछ भी करे फिर। लेकिन जैसे ही उसकी रिजिड बॉडी बनाते हैं और उसको प्योर रोटेशन करवाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसका डेरिवेशन आपकी कॉपी के तीसरे पेज पे ही है, रोटेशन। अरे हाँ की ना। वैसे ही अब हम रिजिड बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे और उस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है पूरी बॉडी और यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बात क्या है, एक तरीके से हम निकालने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे पार्टिकल्स हम ले लें एक सिस्टम में। अरे हाँ की ना। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि बहुत सारे पार्टिकल तो हैं लेकिन सब एक साथ एक एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, एक ओमेगा से घूम रहे हैं। ये उस पर मतलब एक कंडीशन लग गई। वरना इन जनरल अगर हमें लिखना हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, रैंडम रैंडम इधर उधर भाग रहे हैं, हमें अगर सिस्टम का मोमेंटम लिखना होता तो हम क्या करते थे, पी सिस्टम बराबर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। वैसे ही अगर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो हम क्या कर देंगे, एल सिस्टम बराबर L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर। भाई ये रिजिड बॉडी कितने पार्टिकल से बनी है, लाखों करोड़ और वो करोड़ पार्टिकल से बनी। इसका मान लेते हैं मास m1, दो तीन पार्टिकल ले लेते हैं m3, इसकी डिस्टेंस यहां से ले लेते हैं r1, r2, r3। सबके सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। इन सबकी पर वेलोसिटी अलग अलग है, ओमेगा r1, ओमेगा r2, ओमेगा r3।
सही है क्या? अब मैं अकेले अकेले पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखने वाला हूं। एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका क्या होगा? एक पार्टिकल का एम आर क्रॉस वी, यहाँ पे आर वेक्टर ये हो जाएगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी? अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अगर सर्कल में घूम रहे हैं तो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा वेलोसिटी। अरे हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा एम आर वन वी वन। सही है क्या? आर वन, अरे आर वी परपेंडिकुलर, तो आर वन तो आर हो गया, और वी परपेंडिकुलर वी वन हो गया। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे आएगी बताइए? आर वेक्टर रॉड है, वेलोसिटी अंदर है, रॉड ऐसे घूम रही है, तो उंगलियों को ऐसे घुमाओ, अंगूठा ऊपर। मजे की बात, हर पार्टिकल के लिए डायरेक्शन यही आएगी, मतलब सारे के सारे मोमेंटम जुड़ जाएंगे। वेक्टर समेशन करना पड़ेगा ना लाला। पर मजे की बात क्या है, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? M2 R2 V2, ऐसे होते चल जाएंगे। M1 यही देख रहे थे क्या तुम घूर घूर? चलो कोई बात। अब R1 V1 की जगह क्या लिखूंगा? ओमेगा R1। M2 R2 V2 की जगह क्या लिखूंगा? ओमेगा R2। बताइए क्या कॉमन बना? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, प्लस तो क्या बना? MI RI का स्क्वायर सिग्मा। ये क्या बन गया? सिग्मा। और बाहर क्या निकला? ओमेगा। तुम ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? एल सिस्टम लिख दो, या एल AOR एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम्हें सब क्या लग रहा है कि जने क्या चल रहा है ऐसा क्या? तो वेरी गुड, ये चीज क्या हो गई? आई हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका फॉर्मूला बन गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, पूरे सिस्टम का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, पूरे रिजिड बॉडी का क्या आता है? आई इंटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्यों लिखा? देखो, सबकी डायरेक्शन क्या है? जे कैप। तो यहाँ क्या लगाऊंगा? जे कैप। जे कैप बेसिकली किसकी डायरेक्शन है? ओमेगा की, तो ओमेगा कैप ही तो है वो। तो ओमेगा इंटू ओमेगा कैप, ओमेगा वेक्टर। तो कुल मिला के जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी होगा। किसका? रिजिड बॉडी का। समझ में आ रही है बात आपको? तो एंगुलर मोमेंटम के कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास? देखो आप एक बार यहाँ साइड में ना लिख लो। एक फॉर्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम का, एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कब लगाना है? पॉइंट मास के लिए, एक मास के लिए। किसके लिए लगेगा ये? अरे बोल तो दो यार। दूसरा फॉर्मूला लग गया, एल वेक्टर बराबर आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, आई भी किसके अबाउट लिखनी पड़ेगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फॉर्मूला कब लगेगा? अरे बोलना भाई, ये फॉर्मूला कब लगेगा? बहुत सारे पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए। ये कब लगेगा? रिजिड बॉडी के लिए अबाउट AOR। कब लगेगा? ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट मास। समझ में आ रही है? डिस्क्रीट मास की। ये कब है? जब बहुत सारे पार्टिकल का निकालना है, लेकिन वो सारे पार्टिकल एक साथ घूमने चाहिए। और मान लो वो सारे पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे होते, इधर उधर कर रहे होते, तो आपका फॉर्मूला फिर ये बनता। आपको हर पार्टिकल का अलग 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 निकालना पड़ता, क्योंकि उसमें फिर रिलेशन थोड़ी बनता है ऐसे। आप B1 को ओमेगा R1 थोड़ी लिख सकते थे। तो कब लिख पा रहे हो? जब सारे एक साथ घूम रहे हैं। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये बन गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और अगर वो घूम रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी यहां लिख। और इन सब के बीच में आप अपने लीनियर मोमेंटम को मत भूल जाना। वो तो लगेगा ही लगेगा। ये नहीं है कि रोटेशन आ गया तो लीनियर वाली चीजें चली जाएंगी, वो तो है ही है।
तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये किसके लिए? एक पार्टिकल के लिए। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लगाते हैं तो क्या लगता है? नहीं, P1 + P2 तो लगता है, पर उसका रिजल्ट हमने बना रखा है, वो होता है m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। ये लगता है पॉइंट मास के लिए, और ये लगता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। क्या ये बात समझ में आई क्या? भाई साहब, चार हैं अभी, और आएंगे सीटीआरएम में। ये रोटेटिंग के हैं, अब सीटीआरएम के भी आएंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? सीटीआरएम के भी तो आएंगे भी। ये प्योर ट्रांसलेशनल के हो गए। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब नहीं कि बॉडी ट्रांसलेशनल में जाए तभी लिख सकते हैं उसका मोमेंटम। बॉडी घूम रही है तब भी उसका लीनियर मोमेंटम लिखा जा सकता है। लिखने का तरीका क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। अब किसका लिखना है वो आपको डिपेंड करता है, एक पार्टिकल का लिखना है कि पूरी रॉड का सिस्टम का लिखना है। ठीक है क्या? और अगर घूम रहे हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम लिखना है। अच्छा, घूमना जरूरी है क्या एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए? नहीं। आप याद करो, जब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी थी तो पार्टिकल तो आगे जा रहा था v वेलोसिटी से, घूम तो रहा ही नहीं था वो, पर फिर भी हमने उसका एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। मतलब एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए पार्टिकल का घूमना जरूरी नहीं है, और लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए पार्टिकल का सीधा चलना जरूरी नहीं है। घूमते हुए पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, और चलते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात आपको?